Good morning all of you. Today we will continue our 9th chapter class 11 subject biology. तो 9th chapter जो था अपना टॉपिक था बायोमोलिक्यूल्स, उसको अपने आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके अंदर जो अपना लास्ट लेक्चर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा दूँ बच्चों कि अपना लास्ट लेक्चर के अंदर हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन वाला टॉपिक चल रहा था। तो उसके अपने ने 3 लेक्चर्स लगभग कंप्लीट कर लिए अपना। आज अपना चौथा लेक्चर जो है इस चैप्टर का है। सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवा दूँ अपने इस टॉपिक के बारे में, दोबारा से पढ़ते हैं कि उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में क्या होते हैं, ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर वो कैसे रिलेटेड होते हैं, बायो से उनका क्या लेना देना होता है मॉलिक्यूल्स का, वो सारी चीज़ें अपनों ने इस चैप्टर के अंदर देखनी है। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक चल रहा था हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, उसके अंदर क्या पॉइंट था। सबसे पहले तो अपनों ने ये देखा था कि कई जो मॉलिक्यूल्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसमें से कुछ तो ऐसे थे जो एसिड सॉल्युबल थे, कुछ ऐसे थे जो एसिड इनसॉल्युबल थे। तो जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल थे उनको अपनों ने 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया। काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए, उनमें अपने अब डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज पहले लेक्चर के अंदर या सेकंड लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में मैंने इसको बताया। आप लोगों ने अगर वीडियोस नहीं देखी है पहले वाली, तो पहले वाली वीडियोस देखो, फिर यहाँ से फिर दोबारा कंटिन्यू करो। तो बच्चों मैं जैसे जैसे आपको करवा रही हूँ, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टिपिकल भी है, तो आप लोग साथ साथ देखते रहो और अपने नोट्स बनाते रहो। तो लास्ट लेक्चर की अपनी बात करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर इसके अंदर आप लोगों को लिपिड्स के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी। लिपिड्स बेसिकली क्या थे कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का कॉम्बिनेशन ग्लिसराइड्स कहलाता है, उसी को अपनों ने क्या बोल दिया था, लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स जो थे आपने देखा था कि लिपिड्स का जो अपनों ने स्ट्रक्चर देखी थी, फॉर्मूला देखा था, उसके अंदर एक आर ग्रुप अटैच था। क्या था? आर ग्रुप अटैच था, जिसको अपनों ने क्या बोला था, एल्काइल ग्रुप विच इज अ वेरिएबल ग्रुप, है ना। वेरिएबल का मतलब समझते हो ना आप लोग कि वहां पर मे बी हाइड्रोजन भी प्रेजेंट हो सकता है या फिर कार्बन जो है वो कार्बन 1 नंबर से लेकर यानी कि कार्बन सिंगल हो, उसके अलावा वेरी कर सकता है वो 20th कार्बन तक, यानी कि 20 कार्बन भी है जो उसके साथ अटैच हो सकते हैं। इसके बेसिस पे अपनों ने 2-3 एसिड्स के एग्जांपल भी देखे थे, ठीक है। जो कार्बन जो 16 कंटेन करता है उसके अंदर अपनों ने एग्जांपल देखे थे, जैसे पालमेटिक एसिड, आर्किटोनिक एसिड जो 20 कार्बन कंटेन करता है, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स देखे थे विद स्ट्रक्चर्स। कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिसमें मैंने आपको सीधा नेम्स भी बताए थे, तो वो डायरेक्ट नेम वाइज आप लोग लर्न कर लेना, ठीक है। पर हर एक का एक एक एग्जांपल आपको जरूर आना चाहिए। फिर अपनों ने इसको क्या किया था, डिवाइड भी किया था कई बेसिस पे। जैसे उसके अंदर जो लिपिड्स होते हैं उसके अंदर एस्टर बॉन्ड के बेसिस पे अपनों ने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड। तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी कि जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल आपस में कनेक्ट होते हैं तो एक एस्टर बॉन्ड बनता है उनके बीच में। क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड कौन सा होता है? COR, ये वाला बॉन्ड एस्टर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो होता है उनके बीच में, इनके बेसिस पे इसको मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड तीनों के अंदर डिवाइड किया था। अगर सिंगल एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है तो मोनोग्लिसराइड, अगर 2 है तो डाई, एंड अगर 3 है तो ट्राइग्लिसराइड अपने उसको बोला था, ठीक है। इसके बाद में आज अपने नेक्स्ट अपना कंटिन्यू करते हैं। कुछ पॉइंट रह गया था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आज खत्म करेंगे अपने, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज जो अपना टॉपिक है इसके अंदर अपने पढ़ना है कुछ कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड कुछ रिंग्स के बारे में, इसमें कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। तो लास्ट का पोर्शन है, थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गए, वो अपने स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, एक नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो उसमें प्रेजेंट होते हैं। मे बी दीज आर इन हेट्रोसाइक्लिक रिंग। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब समझते हो? एक होता है होमोसाइक्लिक, दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब जिसमें सारे के सारे जो कंपाउंड्स ऐड है वो सारे एक ही टाइप के बने हुए हैं, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल से अटैच है। जैसे ये रिंग दिख रही है आपको, इसके अंदर सारे के सारे कार्बन एटम है, समझ आ गया। जैसे एक कोई सल्फर का बना लेते हैं ऐसे, तो इसके अंदर जो 6
न्यूक्लियोटाइड्स। अब आप लोगों को ये चीज थोड़ी थोड़ी याद आ रही होगी कि ये नाम तो हमने कहीं पे सुने। हाँ जी, इसी टॉपिक के अंदर जब उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले उन्होंने अमाइनो एसिड की बात की थी, है ना। फिर उन्होंने कहा था न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में आपने नाम सुना था और लास्ट क्या था, लिपिड्स थे ना ये। अब ये तीनों चीजें क्या थी, ये थे बायोमोलिक्यूल्स जो बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपको मैंने जब बताया था कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स अलग होते हैं, बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने एसिड्स को अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। तो जो ये केमिकल कंपोजिशन थे उन्होंने इसको डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले अपने अमाइनो एसिड कंप्लीट किया था, देन लिपिड। अब आज अपने न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोसाइड्स क्या होते हैं, जब ये नाइट्रोजनस बेस यानी हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर जब ये नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच होते हैं तो न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। और अगर इनके साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है तो ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियोटाइड्स। समझ आ गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स आप दोनों को इसमें दोनों के अंदर आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है, इनके अंदर सीधा सीधा डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है। अब कुछ होते हैं जैसे एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडिन, ये सब क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड होते हैं। क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स। अब यहाँ पे देखो ये तो क्या है, इनके एग्जांपल। जैसे अगर न्यूक्लियोसाइड्स के एग्जांपल्स की बात करें तो एडिनोसिन, गुआनोसिन, ठीक है, ये सब किसके नाम आ जाते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स के। अगर अपने एग्जांपल्स की बात करें, न्यूक्लियोटाइड्स के एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाते हैं, जैसे इसके अंदर आ गए एडाइन साइक्लिक एसिड, एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, तो ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स। समझ आ गया। तो एग्जांपल लिख लेते हैं, थाइमिडाइलिक एसिड, ऐसे कुछ एग्जांपल्स इसके अंदर आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। यानी कि इसके अंदर एक आपको साफ साफ डिफरेंस मैं क्लियर कर दूं, कंफ्यूज नहीं होना। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि न्यूक्लियोसाइड के अंदर जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो शुगर मॉलिक्यूल के साथ में अटैच होते हैं, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर जो बेस होते हैं वो शुगर और साथ में उनके एक फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच होता है, जिसका मैंने आपको दोनों के डिफरेंसेस के बेसिस पे एग्जांपल भी बता दिया। अगर एग्जाम के अंदर बाई चांस आपसे पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड, या फिर आपसे बोल दें डिफरेंशिएट अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड एंड लिपिड्स, तो आप लोगों को बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मैंने बता दिए हैं जिनके बेसिस पे आप इन तीनों में डिफरेंस आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अपने आगे चलते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए, वो सिर्फ किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड से ही बने होते हैं। कौन, डीएनए एंड आरएनए। इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड का कुछ भी लेना देना नहीं होता। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर ही डीएनए और आरएनए बने होते हैं। क्लियर हो गया। और फंक्शन कैसे करते हैं आपको पता ही है कि डीएनए और आरएनए किसकी तरह फंक्शन करते हैं, फंक्शन एज अ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का तो पता है आपको क्या काम करते हैं, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल का काम होता है पेरेंट वाले कैरेक्टर या फिर जो जनरेशन वाले कैरेक्टर्स जो होते हैं वो आगे नई जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करने, यानी कि मदर से या फिर पेरेंटल जनरेशन से न्यू जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डीएनए और आरएनए किससे मिलकर बने होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियोटाइड से, यानी कि उसके अंदर नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये सब प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ में कोई ना कोई शुगर का मॉलिक्यूल और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल्स भी स्ट्रक्चर बता दूं जो अपने इसके बारे में देखेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जैसे उसके अंदर आपकी बुक के अंदर भी न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में काफी एग्जांपल्स दिए हुए हैं। पहले अपने एक न्यूक्लियोसाइड के बारे में डायग्राम बना लें, यानी एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं।
क्लोज रिंग के साथ में कई ग्रुप अटैच होते हैं, कई ग्रुप अटैच है, वो अपने ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो ऐड होता है इसके साथ में, एडिनिन ऐड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एडिनिन ऐड है, नीचे वही OH ग्रुप आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है, अब आप लोगों को साफ दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो शुगर की एक रिंग के साथ में अटैच है। नाइट्रोजनस बेस तो है ही है, साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप भी आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जिससे आपको बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि ये किसका डायग्राम है, न्यूक्लियोटाइड का। क्या है ये? न्यूक्लियोटाइड। अब ये इसका नाम क्या है, यानी कि जैसे इसको अपन ने यूरिडिन बोला था, तो इसको क्या बोला जाता है? एडिनाइलिक एसिड। एडिनिन ऐड है इसके साथ में नाइट्रोजनिक बेस, तो इसको एडिनाइलिक एसिड बोला जाता है। समझ आ गया? तो ये तो था अपने टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो चुका है, हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन, जिसके अंदर अपना न्यूक्लिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया, और ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में भी डिटेल में हो चुका है। इसके बाद जो है ये टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ना, यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट्स अपने क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद में अपना टॉपिक और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उसके बारे में अपने स्टार्ट करते हैं। सो 9.2 आपका टॉपिक जो है नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये वर्ड कहीं पे सुना होगा, कईयों का तो याद होगा, कईयों को तो मैंने इसका मतलब डिटेल में सबको ही बताया था, पर कुछ लोगों को याद होगा, कुछ को नहीं होगा। दोबारा सुन लो, मेटाबोलाइट्स स्टार्टिंग में जब उन्होंने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था उस टाइम पे कुछ जब केमिकल रिएक्शंस या लिविंग के अंदर जो रिएक्शंस प्रोसीड होती है उसके अंदर जब उन्होंने डिटेल में स्टडी करनी स्टार्ट की थी, तो कुछ मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स ऐसे निकल के आए थे जो अपनी लिविंग बॉडी के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसको उन्होंने क्या बोला था? मेटाबोलाइट्स। अब इन्हीं के बेसिस पे एक प्राइमरी होते हैं और एक सेकेंडरी होते हैं, उनके बारे में अपने इसमें पढ़ेंगे। उससे पहले कुछ पॉइंट्स आपको बता दूं, जब अपने लिविंग के बारे में स्टडी करते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर, उसके अंदर कौन कौन सी प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही, जब इन चीज़ों के बारे में अपने पढ़ते हैं तो उसके अंदर कई पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि उसके अंदर जो रिएक्शन प्रोसीड हो रही है उसके अंदर कौन कौन से मेटाबोलाइट्स हैं, है ना, कौन कौन से एसिड्स हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक हैं, कौन से इनऑर्गेनिक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपने को जानने की इच्छा होती है कि वो जो प्रोसेस हो रही है उसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स या स्मॉल बिग कौन कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कंपाउंड्स यूज़ हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों के लिस्ट भी दी हुई है जो इनिशियल्स में अपनों ने पढ़ा था, जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स थे, शुगर्स थे, तो अपनों ने इसकी एक लिस्ट भी बनाई थी, जिसको स्टार्टिंग में आपके लिए डिटेल में दे भी रखी है, जिसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोला। 9.1 जो आपकी टेबल दे रखी है। अब देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते क्या हैं, सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कुछ आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं इसके अंदर अपने कुछ प्राइमरी फंक्शन, यानी कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बेसिक नीड के अंदर या यूजुअली अपने देखते हैं उनके बारे में चर्चा होगी। तो आप लोग सही सोच रहे हो, क्योंकि ये जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये अपनी प्राइमरी प्रोसेस के अंदर हेल्प करते हैं। प्राइमरी प्रोसेस जैसे अपनी रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर कुछ जैसे एक्सक्रीशन टाइप की प्रोसेस होगी, यानी कि जो डेली के अंदर अपने को अपनी बॉडी के अंदर कुछ प्रोसेस देखने को मिलती हैं उनको अपने क्या बोल देते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, यानी कि जो अपने नॉर्मल लिविंग के अंदर अपने देखते हैं, जैसे प्राइमरी फंक्शन जो भी अपनी बॉडी में होते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ऐसी कुछ और प्रोसेस होगी, ये तो बोले जाते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। ये अब अपने आते हैं, इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने रेगुलर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के बारे में तो रेगुलरली जानते हैं, जो प्राइमरी अपनी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज होती है उनके अंदर जो पिगमेंट्स या मिनरल्स वगैरह काम कर रहे होते हैं। तो लिस्ट अगर 9.1 जो आपकी बुक में दे रखी है, अगर अपने उसकी बात करें तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो ये सारे के बारे में आप लोग फैमिली
क्या वो जो गैसेज है अपनी बॉडी में रेस्पिरेशन में कैसे रोल प्ले करती हैं, एक्सक्रीशन में कैसे रोल प्ले कर रही हैं, मिनरल्स क्या काम कर रहे हैं, अपने डाइजेशन में कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आती हैं। अब इसके बाद में अपने बात करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, इसके अंदर देखो सेकेंडरी वाले प्रोसेस के अंदर इसके अंदर क्या होता है, कुछ तो ऐसी चीजें आती हैं जिनके बारे में तो अपने कंप्लीटली जानते हैं, ठीक है, पर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जिनके बारे में अपने कंप्लीटली जानते ही नहीं। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फंगल, माइक्रोबियल, ये सारे जो जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गए जो कि इनसे प्रोड्यूस होते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, लिख लो यहाँ पे, आप पॉइंट मेंशन कर लो। बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप लोग यहाँ से लिख लो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are formed from fungi, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। इनसे क्या होता है, आप लोगों को ध्यान होगा कि इनसे जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं अपने को, ज़्यादा उनके बारे में अपने को पता नहीं होता। यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं उनके अंदर ऐसे एक्टिविटीज आती हैं जिसके बारे में या तो अपने कंप्लीटली जानते हैं, फैमिलियर है, या फिर ऐसी प्रोसेस आती है जिनके बारे में अपने कंप्लीटली नहीं जानते। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिसके अंदर क्या आते हैं कैटेगरी के अंदर, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं जो बैक्टीरिया, फंजाई से बने होते हैं, या तो वो डायरेक्टली यूज़ होते हैं या फिर वो डायरेक्टली यूज़ नहीं होते। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जैसे कुछ एल्किनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। ये किसमें आती हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। तो लिख लो इसमें एल्किनॉइड्स, फ्लेविनॉइड्स, रबर, गम। अब देखो यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ ना, इसके अंदर आप लोगों को कुछ चीज़ें तो पता है, कुछ नहीं पता। जैसे एल्किनॉइड्स और फ्लेविनॉइड्स के बारे में आप लोग नहीं जानते, इनके बारे में आपने ज़्यादा नहीं पढ़ा, ना सुना है। अब ये रबर और गम है, ये चीज़ों के बारे में तो आपने पढ़ा है ना, क्योंकि ये प्लांट से मिलती है अपने को और इनके बारे में अपने फैमिलियर है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर ऐसी प्रोसेस आती हैं जिनके बारे में या तो अपने कंप्लीटली जानते हैं या फिर अपने उनके बारे में नहीं जानते। तो इन चीज़ों को किसमें इंक्लूड करते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेबल फंक्शंस होते हैं जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में काम करते हैं। तो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कौन सी होती है, जो अपनी बॉडी से रिलेटेड ले लो। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, इनके बारे में आप लोग फैमिलियर ढंग से जानते हैं। पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर प्रोसेस जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की आती है। अब देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अगर रिएक्शन किसी होस्ट की बॉडी में चल रही है, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चल रही है, तो अपने उसके बारे में ढंग से नहीं जान सकते। तो सिंपल सी बात है कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर वही रिएक्शंस आती हैं लगभग जिसके बारे में अपने जानते हैं। पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसी आती हैं जिसके बारे में अपने कंप्लीटली फैमिलियर नहीं होते, कंप्लीटली नहीं जानते, अननोन होती हैं, वो सेकेंडरी के अंदर आती हैं। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसको अपने कंप्लीटली डिटेल में जानते हैं, हो सकता है प्राइमरी से भी ज़्यादा जानते हैं, है ना। जैसे रबर, गम, ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, इनका इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंस होती है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, याद रखना है सब आपने। तो ये तो था अपना टॉपिक प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, कुछ भी नहीं है। आप बुक से इसको डायरेक्ट पढ़ने जाओगे वीडियो देख के बिना, तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये पता नहीं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकेंडरी क्या होते हैं। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी प्रोसेस है जो अपनी बॉडी के अंदर, लिविंग के अंदर प्रोसेस होती हैं, उसको प्राइमरी और सेकेंडरी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आज के लिए अपने यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तब तक यहाँ तक आप लोग मेरे साथ साथ कंटिन्यू करते रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और हाँ, आप लोगों का संडे को टेस्ट है चैप्टर 4 के एनिमल किंगडम जो है उसके फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज तक। तो डिटेल में पढ़ना है आप लोगों ने और अच्छे तरीके से पढ़ना है, ताकि सब जो भी मैं क्वेश्चंस दूँ आप लोग सॉल्व कर सको और सभी बच्चों ने रिस्पॉन्स करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।